सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, यानी कि वंशागति के आणविक आधार को, और इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपके द्वारा कहा जाता है कमेंट बॉक्स में कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनको एज अ डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसे ही कल हमने कुछ डेफिनेशंस की बात की थी। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप सभी से अनुरोध, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। इसी के साथ बाकी सब आप जानते हैं और कंटिन्यू करते हैं। 3 चीजों को हम यहाँ पर आज फिर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीन के बारे में। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जीन में यदि फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाएं तो उन चेंजेस के होने के बाद क्या होगा, पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा सिर्फ हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन के बारे में कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। तीसरा हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें ओनली डेफिनेशन फॉर्म में कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्संयोजन जो है वो क्या चीज है। तो केवल ये 3 चीजें लेने वाले हैं ओनली डेफिनेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, और उस जीन में फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाए, किसी तरीके के फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा। देखिए, जीन में अगर मान लीजिए फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं तो हम म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, रिलेटेड वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो जो म्यूटेशन होते हैं, यानी म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होते हैं सडन होने वाले चेंजेस। और किसने इसको प्रपोज किया था, कौन इसके जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं म्यूटेशन के, ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने ये बताया था कि जो म्यूटेशन होता है वो सडन होने वाले चेंजेस हैं। अब ये सडन होने वाले चेंजेस होते कहाँ से हैं, ये सडन होने वाले चेंजेस होते हैं जीन से। और जीन में कैसे होते हैं, जब जीन की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए, यानी कि उनमें बदलाव आ जाए। अब जब इससे क्या कॉज होगा, म्यूटेशन आएगा। म्यूटेशन आने का मतलब है अचानक होने वाले परिवर्तन, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो लक्षणों में विभिन्न तरीके के वेरिएशन को शो करते हैं, यानी कि विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं, यानी एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन तक पहुंच जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं वंशागत। यानी कि ये विभिन्नताएं क्या हो जाती हैं, कई बार वंशागत भी हो जाती हैं। तो रही बात आंसर, जीन में अगर फिजिकल केमिकल चेंजेस हो जाएं तो क्या होगा, म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होते हैं, वंशागत, यानी कि इनहेरिटेंस होते हैं, एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में पहुंचते हैं। बात करते हैं दूसरा है हमारा सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड डिटेल टॉपिक है, आप वहां पर देख सकते हैं। और यहाँ पर केवल हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। देखिए, जीन यानी कि जो डीएनए है, डीएनए पर उपस्थित जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के माध्यम से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन के रूप में ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है या वहां पर होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जीन यानी कि डीएनए जो है, डीएनए पर जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, आरएनए में है। और आरएनए के द्वारा इन इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है या दिखाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं को, ये प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग होती है, इसी को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो ये मैसेजेस का या जो ये सूचनाओं का या इंफॉर्मेशन का एक जो सीक्वेंस है, सूचनाओं का जो एक क्रम है, इसी क्रम को सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि अणु जैविकी का, लिख देती हूँ यहाँ पर हिंदी वालों के लिए,
अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, ये है सेंट्रल डोगमा। सिंपल वर्ड्स में कई बार ना ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो किस रूप में रहती हैं। हम बार बार बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में होती किस रूप में है? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की सीक्वेंसिंग होती है, और वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। ठीक है, तो यही जो सीक्वेंस है वही है सेंट्रल डोगमा। अब एक छोटा सा टॉपिक और जिस पर डिटेल कर चुके हैं, और फिर सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, ठीक है, यानी कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या होती है? देखिए, जब कोई भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि कोई अलग अलग दो जीव हैं, उन जीवों के हमने डीएनए को मिला दिया, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमने क्या किया? एक नया ही डीएनए तैयार कर लिया। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, माना हमें कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हम उसमें यूज ही करते हैं ये, कि हमने जो खराब डीएनए है उसमें से एरर्स को हटा दिया और वहां पर कोई दूसरा डीएनए यहाँ पर फिट कर दिया है। तो किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हमने मिला दिया। ठीक है, माना एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है। जब दो जीवों के डीएनए को मिलाया जाता है तो नेचुरली कुछ नया डीएनए वहां पर बनेगा। तो ये जो नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, इसको तैयार करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है, NIQUE, ठीक है, जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, यानी कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। कब इस्तेमाल होती है? दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक जनरल यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, मैं उसको और एड ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जेनेटिक कोड क्या है? फर्स्ट जेनेटिक कोड के बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। हालांकि डिटेल वीडियो फिर रिपीट कर रही हूँ, रिलेटेड टॉपिक के सारी वीडियोस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो रही बात कि पहला जेनेटिक कोड जो था या कूट जो था वो कौन सा था, जिसके अमीनो एसिड का पता सबसे पहले लगा था। तो सबसे पहला जेनेटिक कोड था ये, और इससे कोड किया गया था किसको? अमीनो एसिड को, यानी कि अमीनो अम्ल को, और वो अमीनो अम्ल है फिनाइल एलेनिन। मैं यहां लिख दे रही हूं फिनाइल एलेनिन। तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट जेनेटिक कोड ये था, और इससे कोड किया गया था अमीनो एसिड को, और वो अमीनो एसिड था फिनाइल एलेनिन। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर मिलेंगे। तब तक आप लगातार साथ बने रहिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।